और यूपी के बदायूं से दिल दिलाने वाली एक घटना सामने आई, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जोरदार हंगामा किया और आगजनी भी की। हालांकि पुलिस का दावा है कि स्थिति अभी काबू में है और हत्या की वजह की जांच की जा रही है। तो बदायूं में खौफनाक कत्ल हुआ। जिसने सुना वो किस तरीके से परेशान हो गया कि ऐसा भी कोई कर सकता है। 19 मार्च की ये पूरी वारदात है, जब एक साजिद नाम का व्यक्ति जो उसी इलाके में नाई का काम किया करता था, वो इस घर में कूद जाता है छत पर और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी गला रेत कर हत्या कर देता है। तीसरे की भी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी दादी वहां आ जाती है और दादी उसको एक कमरे में बंद कर लेती है। हालांकि वो बच्चा भी घायल हुआ है। मौके पर लोगों ने आगजनी की क्योंकि लोगों में गुस्सा था। हालांकि पुलिस जब पहुंची है तब उसने पुलिस पर भी फायरिंग की। कल ही पुलिस ने एनकाउंटर में उसको भी ढेर कर दिया। वो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने बड़े बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि नाबालिग भाइयों के घर के सामने आरोपी साजिद बाल काटने का काम किया करता था। देर शाम आरोपी साजिद अचानक बच्चों की छत पर पहुंच गया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। उस दौरान घर में बच्चों के साथ उनकी दादी भी थी। साजिद के हमले में 2 बच्चों की जान चली गई मौके पर, जबकि तीसरा बच्चा अपनी जान बचाने के लिए अपनी छत से कूद गया, जिसके बाद उसकी दादी ने तीसरे बच्चे के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया और उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। आसपास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने आगजनी भी की है। तीसरा बच्चा इन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। अच्छा। जो बीच वाला उसको के हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसको के मारा हाथ में। वो ऊपर से कूद के आया ग्रिल से, बोले अम्मा देखो तो जाके। तब तक गेट बंद कर लिया। अंदर से देखा छुरी थी तो इतनी बड़ी। क्या लोग थे? अकेला। कितना बड़ा था युवक? अरे बड़ा आदमी है वो तो। क्यों माता जी कोई खत्म? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मानव हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं बदायूं से। मानव, क्या अपडेट है? आप कहां पर हैं? अगर ताजा तस्वीरें कुछ दिखा पाए, कोई अपडेट बता पाए आप? देखिए, मैं बदायूं में हूं और ये एक इलाका है जहां घटना हुई, बाबा कॉलोनी का इलाका है और उसके पास ही एक पुलिस चौकी है, उसी के पास की घटना है। आरोपी जो पीड़ित परिवार है उसके ठीक सामने उसकी नाई की दुकान है और जो बच्चे हैं उनकी मां भी पार्लर चलाती है। ये बताया जाता है कि दोनों ही परिवारों में विवाद था, बीच बीच में विवाद होता रहता था, लेकिन पुलिस अभी किसी भी तरह से पुष्टि करने से बच रही है। हत्या की वजह क्या है इसको अभी उजागर नहीं किया गया है। हालांकि जो आरोपी है वो लगातार एक तरीके से परिचित था। जो दोनों बच्चे, 11 साल का, एक 6 साल का, वो दोनों उसको जानते थे और ये कहा जा रहा है कि आरोपी जब उन बच्चों के घर पर पहुंचा, यानी उस महिला के घर पर पहुंचा, तो उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, उसकी पत्नी प्रसव में है, उसकी डिलीवरी होनी है, तो उसको लेकर कुछ पैसे उधार लेने के लिए गया था। तो बच्चों की दादी ने कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, इनकी मां आके आपकी मदद करेगी। इसके बाद आरोपी छत के ऊपर चला गया जहां पर दोनों बच्चे थे और इसके बाद चीखने की आवाज़ें बच्चों की आई और जब देखा तो हर कोई सन्न रह गया। हर तरफ खून पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। 2 बच्चों की लाशें खून से लथपथ वहां थी। तीसरा बच्चा जब बचाने के लिए वहां पहुंचा तो उसके ऊपर भी आरोपी ने प्रहार किया और एक धारदार हथियार का उसने इस्तेमाल किया। इसके बाद आरोपी वहां पर चीख कर चिल्लाने लगा, आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई और इसके बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इसके बाद गले से नीचे नहीं उतरेगा कि वो पैसे मांगने गया और तब ये सब कुछ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानव। बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से बंगाल में हिंसा की पहली घटना सामने आई है। कूचबिहार के दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक और केंद्रीय मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस हिंसा में एक पुलिस अधिकारी के सिर में चोट लगी है। खबरों की माने तो उदयन गुहा के जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था कि तभी वहां से निशीथ प्रमाणिक का कारवां गुजर रहा था और इसी दौरान दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। झड़प के बाद इलाके में तनाव है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने डीजीपी से घटना की रिपोर्ट मांगी है।
दक्षिण भारत के दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी एक्शन में है। पीएम मोदी ने कल देर रात बड़ी बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में भी बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप की मीटिंग की, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। केरल, उड़ीसा, सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच अब भी राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि राज ठाकरे ने मराठियों के बीच जो धाक बनाई, उसकी वजह उनके चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। हालांकि कई साल पहले दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, और वो भी इतनी कि राज ठाकरे को पार्टी और ठाकरे परिवार दोनों से दूर कर दिया गया था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था, क्योंकि उन दिनों तो राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई शिवसेना का चेहरा होगा तो वो राज ठाकरे ही होंगे। यहाँ तक राज ठाकरे को जूनियर बाला साहब ठाकरे तक कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके चलने, बोलने और लोगों से बात करने का ढंग भी बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जैसा ही था। खुद राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर अपने आप को तैयार कर रहे थे। उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे के M3 फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का काम किया था। शिवसेना के M3 फॉर्मूले में पहला M ये था कि शिवसेना मराठी मानुष के हक के लिए लड़ेगी। दूसरा M इस बात को दिखाता था कि शिवसेना महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आवाज उठाएगी। और तीसरा M माइग्रेंट यानी देश के दूसरे राज्यों से आए लोगों के ऊपर मराठियों को मिलने वाली नौकरी के हक की तरफ इशारा करता था, क्योंकि उस दौर में महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों से हजारों की तादाद में लोग नौकरियों के लिए पहुंच रहे थे। और शिवसेना ने ये बिगुल फूंका कि दूसरे राज्य के लोगों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को नौकरियां और संसाधन नहीं मिल रहे। 3M ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बना दिया और शिवसेना को किंग मेकर। बाला साहब ठाकरे का उसूल था कि शिवसेना का नेता खुद कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, लेकिन वो ये सीना ठोक के कहते थे कि बगैर उनकी पार्टी के समर्थन के महाराष्ट्र में सरकार बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे पत्थर मारकर आसमान में छेद करने की कोशिश करना। यानी सीधे शब्दों में बाला साहब ठाकरे का यह दावा था कि उनके बगैर महाराष्ट्र में सरकार बनाना लगभग नामुमकिन था। और उस वक्त पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके भतीजे राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र के हर जिले, हर कस्बे में बाला साहब ठाकरे की बातों को मंच से पहुंचाते थे। और कहा जाता है कि यही बात तब की शिवसेना के नेताओं को खलने लगी, क्योंकि उन्हें यह डर सताने लगा था कि अगर राज ठाकरे को न रोका गया तो बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना पर उन्हीं का अधिकार हो जाएगा। और बाला साहब ठाकरे के दौर में शिवसेना की दूसरी लाइन के नेता राज ठाकरे को जरा भी पसंद नहीं करते थे। इधर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिल्ली में बैठक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस बैठक में राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला ले सकते हैं। तो कल मुलाकात होती है बीजेपी के साथ एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की, और आज अपने वो समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और एनडीए में शामिल होने पर चर्चा करेंगे, और संभवतः आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाए। राज ठाकरे जी और उनके चिरंजीवी अमित ठाकरे जी ये कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह साहब की मीटिंग की। मीटिंग होने के बाद वो आज मुंबई पहुंचे, और मुंबई पहुंचने के बाद आज मैं और हमारे अविनाश अभ्यंकर हम दोनों मिले। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के 1-2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कौन कहाँ जाए, किससे मिले, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। संविधान अभी भी है, संविधान के तहत कोई भी किसी को मिल सकता है। अब वो उनको क्यों मिले उसका जवाब वही दे देंगे, मैं क्यों दे दूं। लेकिन अगर गठबंधन बन जाता है, ईडी की कार्रवाई के बाद में उनकी जो रवैया बदला है, उस रवैये के कारण समझदारी की बात है कि वहाँ क्यों गए।